यही दोस्तों, तो एएचपी में आरंभ है, प्रचंड में लाइव क्विज शुरू हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं हर बार लेके आ पाऊंगा, क्योंकि पेड बैच में होता है, तो मैं इसको अभी इस प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आ सकता, और इसके लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीडीएफ टेस्ट और लाइव क्विज में कैसे प्रश्न होते हैं वो हम दिखाते हैं एएचपी में, ठीक है। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। हम लोग सिंपल और सामान्य प्रश्न नहीं रख सकते, वो तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर अच्छा रहेगा। आप थोड़ी सी गहराई से पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हम देख सकते हैं कैसा कैसा हम लोग कराते हैं। बाकी और ग्रुप में भी आप लोग देख लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन आपको ये चुनना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1784 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली यानी कि द्वैध शासन की स्थापना की थी। सही बात है भाई, ठीक है। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या ये सही है कि नहीं सही है? अब देखिए, 1784 में सही बात है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, ठीक है। जो व्यापारिक व्यापार था वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो आपका राजनीतिक और प्रशासनिक चीजें वहां पे देखते, ठीक है। लेकिन जो पहली बार जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है ये आपका आया था 1784 में ही, पिट्स इंडिया एक्ट में ही आया था। तो और पहली बार ये दिखाया गया कि ये ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र है, किसी कंपनी के अधीन क्षेत्र ये नहीं है। तो ये आपका जो क्या है 1773 है, ये आपका गलत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 1784। और शीर्षक ही, इसी शीर्षक के साथ ही क्या हुआ था आपका एक्ट, वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसमें केवल असत्य कथन चुनना है ना, तो केवल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। केवल आपका 2 हो जाएगा, देखिए। अब हम लोग ये नहीं चला सकते कि ये क्वेश्चन नहीं बना सकते कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई थी, किस उसमें हुई थी, ठीक है। तो कर लेने से कब मना कर दिया गया था, ये हम नहीं, इस तरह क्वेश्चन हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। ये सब तो बहुत आम है, हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, ठीक है भैया, अब बात है आपका 1784 के तहत, ठीक है। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक काम देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक और प्रशासनिक चीज यहाँ पे देखता था। और इसमें और क्या क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई, ठीक है। और प्रांतीय परिषद में भी 4 से 3 कर दिया गया, ठीक है। भारत में नियुक्ति अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों को केस चलाने के लिए। और इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत हल्के फुल्के। लेकिन इस तरह के सवाल यूपीपीसीएस में उम्मीद है कि थोड़ा सा कम करे, वन लाइनर जैसे आरओ में वन लाइनर आया था, उम्मीद कम है कि पीसीएस में आए, इसलिए हम लोगों ने प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है। और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध करने या पूर्व कंपनी, हाँ मतलब युद्ध और संधि करने के लिए डायरेक्टर से अनुमति लेना पड़ता था। भाई क्या पता कि कोई युद्ध करते हैं, पता चला कि राजस्व वहां का चला जाए, वहां का व्यापारी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पहले युद्ध या संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, हालांकि 25 क्वेश्चन के आसपास होता है। रोज 25 क्वेश्चन होते हैं, और जैसे ही सेक्शन खत्म होता है हमारा एक, तो हम लोग सेक्शनल पीडीएफ टेस्ट भी वहां पे कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पॉलिटी करा रहे हैं आजकल, जैसे पॉलिटी खत्म होगा हम पॉलिटी का पीडीएफ टेस्ट वहां पे लेके आएंगे, और उसमें भी सवालों का स्तर ठीक ठाक रहता है, ठीक है। चलिए, क्या है भाई, क्रम सजाए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, पंजाब एवं बंगाल सीमा आयोग का गठन कब हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का अध्यक्ष कब बने। ये आपको क्रम सजाना है, क्रम ध्यान दीजिए। क्रम सजाने के लिए क्या होता है बोधिता, अब ये जब तक आपको पूरे मतलब कि घटनाक्रम का ये क्रम नहीं याद रहेगा, पूरा घटनाक्रम नहीं याद रहेगा, तब तक आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा जनवरी, ये लगता है ये होगा, देखते हैं। हाँ वही है। क्योंकि आपका 22 जनवरी को 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अक्टूबर को हुआ था 1947 में ही। और पंजाब बंगाल सीमा आयोग का गठन 30 जून 1947 को हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे वो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ध्यान रहे, 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, वो बने थे। और उसके बाद से 11 तारीख को क्या होते ये बन गए थे। तो क्रम याद रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। और इसके लिए थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। मद्रास बंबई सरकार को पुनः कानून बनाने का संशोधन कब मिला? देखिए, पहली बात तो केंद्रीकरण हुआ था, केंद्रीकरण 1833 में, ठीक है। पूरा वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह 1833 के अधिनियम को फिर पलटा गया आपका 1861 के अधिनियम में, जब मद्रास और मुंबई की सरकारों के पुनः कानून बनाने का
मतलब उसमें अधिकार मिला था। एक तरह से सवाल और बनेगा कि केंद्रीकरण की नीति कब आई थी और विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये भी आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, देखिए अब ये जो है 1833 का ना, इसको आपको क्या बोलते हैं, उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति। ठीक है, ये प्रयास किया गया, जो क्या कहते हैं कि अधिनियम को केंद्रीय कार्यालय के सदस्यों को 4 से बढ़ाकर इसमें 5 कर दिया गया। ठीक है, 5वें सदस्य को विधिवत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, इस 1861 की बात कर रही है, 1861 यानी कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली लगा दी। ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू कर दी। ठीक है, गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करना, ये सब पूछेगा। अध्यादेश जारी कब हुआ था, विभागीय प्रणाली कब हुई थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कब, ये तो आसान चीजें हैं। ठीक है, जो कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, मद्रास एवं मुंबई की सरकार को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया। 1833 में वापस लिया गया था। क्या हुआ था, 1833 में से वापस ले लिया गया था। इससे पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को पहली बार भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम में केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, जो मैंने अभी फिलहाल आपको बताया था। ठीक है, आते आगे असत्य है क्या असत्य भाई, 1833 के अधिनियम में बेंथम और मिल का प्रभाव है क्या। ठीक है, संविधान निर्माण आंशिक संकेत 1853 में मिला। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं को कानून अधिकार 1813 का अधिनियम, और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये तो सही है भाई, अलग कर दिया गया। स्थानीय संस्थाओं का कानून 1813 में हुआ ही था, और बेंथम और मिल का प्रभाव आपको 1833 के अधिनियम में देखने को मिलता ही है। और जो संविधान निर्माण का जो आंशिक संकेत है वो 1833 में दिखता है। ठीक है, पहली बार कहा गया था कि भाई भारतीयों को किसी भी उसमें मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1833 का अधिनियम मिलता है। अधिनियम की धारा 27 क्या कहती है कि सरकार कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि भारतीयों को भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार इसी अधिनियम में ये हुआ कि हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे और सबको क्या करेंगे, हम समाहित करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। हालांकि यह लिखित ही रूप में था, व्यवहारिक रूप में आ नहीं पाया। इस राजलेख पर लॉर्ड मैकाले के स्थान पर उपयोगिता चिंतक जर्मी बेंथम और जेम्स मिल का विशेष प्रभाव, लॉर्ड मैकाले के साथ साथ लॉर्ड मैकाले का भी प्रभाव पड़ा था, और उसके साथ साथ बेंथम और जो मिल है उनका भी विशेष प्रभाव इस पे था। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है, जो मैंने भी प्रश्न इसका पूछा था। कंपनी के व्यापारिक और एकाधिकार को चाय और चीन के साथ समाप्त कर दिया गया। मतलब ये हुआ था कि 1813 में भाई चाय और चीन के साथ रहेगा, बाकी सब खत्म कर दिया, और 1833 में सब खत्म कर दिया गया। इनको पूरा एकाधिकार जो था इनका समाप्त हो गया था कंपनी का। केंद्रीकरण 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1833 में केंद्रीकरण आया था। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, और वही मैकाले थे, मैकाले को उसमें शामिल किया गया था 1834। ठीक है, 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले के साथ। तो आसान है, और देखते हैं। तो सवाल हमारे ऐसे ही होते हैं लगभग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1833 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने पिछले उसमें देखा स्लाइड में, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया। ये भी बिल्कुल सही। अभी पिछले में स्लाइड में देखा कि चौथा सदस्य भी जुड़ा, और ये दोनों आपका सही है। लेकिन अब सवाल इस तरह का आता है, कथन और कारण। तो कारण देखना, कारण ये है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कारण थोड़े ना भाई। अब देखिए कि यह है कि 1833 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कारण भाई वो बहुत लूट मचा रहा था, वो बहुत मतलब कि करों की चोरी कर रहा था, राजस्व नहीं दे रहा था, फला फला चीज कुछ भी ऐसा होता तो वो कारण होता। अब ये कारण थोड़े ना, इस कारण थोड़े ना उसको किया। ठीक है, तो पहले जब कथन और कारण वाले सवाल आए तो आप देखें कि भाई वो उसका कारण है कि नहीं है, और वो उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, दोनों तो सही है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका ये भी नहीं है, व्याख्या नहीं है। दोनों तो सही है, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये कारण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल के सदन में
प्रावधानिक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हमने रखे हैं जानबूझ के, ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा इसी बहाने कुछ फैक्चुअल चीजें याद रहेंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं, याद करनी है, याद करते रहिए। असत्य है, देखिए हर तरह के प्रश्न को हमने रखा है। असत्य है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, आपका 1935 का अधिनियम, प्रांतीय शासन पर जनमानस का सीमित नियंत्रण, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919, और भारतीयों का देश प्रशासन में हिस्सा 1833 का अधिनियम, और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आपका क्या है, आपका 1861 का अधिनियम। आप लोग साथ साथ भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है, ठीक है, लगेगा ना कितनी हम लोग गहराई से पढ़ पा रहे हैं, कितनी गहराई से नहीं पढ़ पा रहे हैं। गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी गहराई में पढ़ने की आपको आवश्यकता है, और उम्मीद है अगर आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा टेस्ट सॉल्व करने के लिए आप जो एएचपी है उसका पेड बैच आप लोग ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह के आपको क्या कहते हैं कि कुछ अच्छे प्रश्न आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखो भाई, क्षत्रिय प्रतिनिधि का सिद्धांत है ना, ये 1853 के चार्टर लेख में मिला था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि एक बनाया गया था काउंसिल, और वहां पे क्या गया था, वहां पे दिया गया था, 12 लोगों को उसमें शामिल किया गया था संभवतः। तो ये पहली बार आया था आपका 1853 के ही इसमें, ठीक है। हाँ, काउंसिल ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, जैसे मैंने पहले बताया, और 12 सदस्य क्या किया गया था, शामिल किया गया था, विधान परिषद की क्या हुई थी, इसमें स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये पहली बार है कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है वो आपका 1853 में आया, क्योंकि पहली बार 12 सदस्य थे, अलग अलग क्षेत्रों से क्या करते थे, वो चुन के आते थे, सरकारी और गैर सरकारी सदस्य में, तो वो आपका था, ठीक है। इस तरह पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी भाई, 299। फैक्चुअल चीजें हैं, मैंने पहले ही बताया, कुछ हमने फैक्चुअल चीजों को भी रखा है ताकि आप फैक्चुअल चीजें भी याद करते हुए साथ में चलें, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही बात है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही बात है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही बात है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि इसमें चारों सही है, यानी 1 2 3 4 चारों सही, इसमें कुछ सोचना नहीं है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। तो आसान सवालों को भी एक या दो रखा जाता है ताकि बच्चे वहां पे अच्छे से कर ले जाए, सब कठिन सवाल लग देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सत्य है जूनागढ़ रियासत वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से, ठीक है। जूनागढ़ रियासत और नरेंद्र मंडल का संबंध तो कुछ खास है नहीं। आगे देखते हैं, लिबरल पार्टी का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, नहीं थे, ये तो नहीं थे। जिन्ना और महात्मा गांधी ये लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो 3 आपका गलत सत्य है, 3 गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2 और 4। देखिए कभी भी क्या होता है कि हम जब प्रश्नों को पढ़ते हैं तो पूरा हमको ऑप्शन पढ़ना चाहिए, क्या पता आखिरी में जाकर हमें कुछ क्लू वहां पे मिल जाए, और फिर हमें ऑप्शन को देखना होता है, फिर ऑप्शन को देख के कुछ सवालों को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, ठीक है। आगे तो ये अंबेडकर संविधान सभा के गैर कांग्रेस सदस्य थे, ये सही हो गया, ठीक है। यानी कि आपका 2 और 4 सही, ये आपका सही है और ये आपका सही है, ठीक है। और जूनागढ़ रियासत नहीं था, संभवतः यह बड़ौदा रियासत था, ठीक है, बड़ौदा, ठीक है, ये था आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, बड़ौदा रियासत थे और आपका जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। तो किसने कहा था कि भाई विरोधाभास के काल में भारत जा रहा है, भारत आजाद तो हो रहा है लेकिन विरोधाभास के काल में जा रहा है, किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक है। ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने। इन्होंने कहा था कि भाई देखिए, इसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को यह कहा था कि भारत राजनीतिक समता तो प्राप्त कर रहा है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, लेकिन क्या भारत आर्थिक और सामाजिक समानता को प्राप्त कर पा रहा है? आज हम आजादी का 79th जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम आर्थिक और सामाजिक समता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। राजनीतिक समानता हमने प्राप्त कर ली, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। तो सोचिए कि B.R. अम्बेडकर जी कितने दूरदर्शी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई उनका जवाब ही नहीं है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ठीक है, हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन हम लोग अंतर विरोधों के काल में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका B।
जवाहरलाल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयिताओं ने कहां से किया था? ये आपका किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ था, ये निकल के आया था कि जो भी संघ हुआ वो राज्यों को क्या करेगा, निर्देश वहां पे देता रहेगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का कहा, ये देखो राज्यों का संघ ये कहां से आया भाई, राज्यों का संघ, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, या फिर 1935 के अधिनियम से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, ये 1867 में, ठीक है। जो कनाडा था, कनाडा के लिए क्या हुआ था यहाँ पे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहां से क्या हुआ था, ये वहां पे जारी हुआ था और वहां पे संघों की बात हुई थी, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये जो राज्यों का संघ है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से ही आया है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रांतीय चुनाव पे हुआ ही था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने का सुझाव मांगे गए थे, यही बात सही है बिल्कुल। और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। अरे भाई पहला क्वेश्चन देखिए ना, अभी इसी प्रश्न में क्या होता, पहला क्वेश्चन था उसमें लिखा था 11 दिसंबर, ठीक है। तो ये 11 दिसंबर को हुए थे और ये यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो वो देखिए गलत हो जाएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मिला था और उसमें जो एच.सी. मुखर्जी थे वो उपाध्यक्ष चुने गए थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि इसमें ये भी थे और ये भी थे, लेकिन ये मनोनीत थे। ये क्या थे, ये आपके ये मनोनीत थे। ये एंग्लो इंडियन का क्या कर रहे थे, एंग्लो इंडियन समुदाय का क्या कर रहे थे, ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये आपका फ्रैंक एंथनी क्या थे, मनोनीत थे। ये भी थे, लेकिन ये बंगाल से चुनकर आए थे, ये बंगाल से चुनकर आए थे। ईसाई समुदाय का कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये बंगाल से निर्वाचित थे, ये आपका क्या थे, निर्वाचित थे। जबकि ये फ्रैंक एंथनी क्या थे, ये मनोनीत थे। ये आपका हो जाएगा डी। ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही बात है। और भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है भाई। ये दिया जाएगा, ये किया जाएगा, दोनों सही है। क्योंकि 8 अगस्त 1940 को हुआ ही है और लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें संविधान बनाने का बात कहा ही गया था। हाँ, वो उसमें क्या क्या है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, कि भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, ये कहा गया। और युद्ध की समाप्ति के बाद औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, ये भी कहा गया था। और ध्यान रहे, इसी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है इतिहास का कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया और इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये अगस्त प्रस्ताव के बाद ही शुरू हुआ था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पीडीएफ में डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए, वोवेल योजना के तहत केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद के गठन की बात की गई, बिल्कुल सही बात है। और इसमें परिषद में भारतीयों की संख्या की वृद्धि की बात की। नहीं भाई, भारतीय और जो है भारतीय में जो थे ना, भारतीय मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर की बात की गई थी। यही तो विवाद था इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत था। तो यहाँ पे क्या ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। यही तो विवाद था। एक विस्तृत योजना 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विवल योजना कहा जाता है। कार्यकारिणी में यही मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ठीक है। और केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। हाँ, भारतीयों को इसमें संख्या बढ़ाने की बात नहीं की गई थी। ये किया गया था कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, और ये क्या था, थोड़ा सा विवादित था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध इधर के बाद मतलब भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। और इसके बाद एक शिमला सम्मेलन क्या हुआ था, बुलाया गया था। तो क्रम याद कर लीजिए, वोवेल योजना के बाद ही शिमला सम्मेलन हुआ था। ये भी क्रम सजाने के लिए भी क्या करता है, देता है। क्रिप्स मिशन से संबंधित कितने कथन सही है? इसने निर्वाचित संविधान सभा के गठन की बात की थी।
प्रांतों को स्वयं का संविधान बनाने की छूट दी थी और इसने एक भारतीय संघ की स्थापना और उसे पूर्ण उपनिवेश देने की बात की गई थी। तो इसमें लग रहा कि सारा का सारा क्या है, लगभग सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। तो तीनों कथन क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा। देखिए 30 मार्च कब आया था, ये 30 मार्च 1942 को युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन की बात की गई और प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता। ये तो बवाल हो गया, यही तो बवाल हो गया भाई, इससे तो भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। प्रांत अपना अलग अलग बना लेंगे तो भाई पूरा पूरा भारत टूट जाएगा, इसीलिए इसको वो कर दिया गया था। सबने इसको विरोध किया। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। ये तो अच्छी बात थी। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी विवादित था। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा, फला फला फला। और गांधी जी ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवाल है कई पूछता है, तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू जी ने इसे टूटते बैंक को केवल जोड़ दिया, टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेट चेक कह दिया। और पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि भाई ये अगस्त प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है, कोई इसमें कुछ खास नया गया है नहीं। ठीक है, तो सभी ने क्या कर दिया, इसका लाइन से क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया था। कैबिनेट मिशन से संबंधित कितने कथन सही है, सही नहीं है, ये देखिए ये भी ना गड़बड़, सही नहीं है या नहीं दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, बिल्कुल सही बात है। 14 मार्च को घोषणा हुई थी और 24 को आया, ये भी ध्यान रहे। तब यहाँ पे कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी, तब आया कि 14 मार्च आया, 24 मार्च। मिशन ने अंतरिम सरकार एवं संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। सही बात है, इसमें भारतीय संघ की स्थापना की बात की थी, तो कि सब सही है, तो इसके हिसाब से कोई नहीं होगा कि भाई ये भी सही है, गलत तो है नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही नहीं है। मतलब कितने कथन सही नहीं है, मतलब कि इसमें आकर जाएगा, इसमें कोई नहीं, मतलब सब सही है। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में समझिएगा कि कह रहा है कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 24 मार्च को आया ही था, ये आपका सही है, ये भी आया था, ये भी सही है, ये भी सही। इसका मतलब कि इसका उपयुक्त से कोई नहीं, ये इससे समझिएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों सही नहीं है, तीनों सही है इस प्रश्न के हिसाब से। यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 24 मार्च को आया था और 14 मार्च को आया था, 24 मार्च को पहुंचा। और एक 3 सदस्यीय मिशन था जिसके अंतर्गत स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। ये 3 लोग क्या हुए थे, आए थे। बाकी इसमें बहुत ढेर सारा प्रावधान है, वो मैंने नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मुझे लगता है कि इस प्रश्नों के साथ साथ आपको उम्मीद लग गया होगा कि वह किस तरह के प्रश्न और किस स्तर के प्रश्न क्या करते हैं, हम अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप में पूछने का काम करते हैं। तो उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगेगा, तो अभी ग्रुप हाल ही में शुरू हुआ, 1 आध 2 दिन हुआ, तो अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, नहीं तो अगर आप कहीं और कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आयोग की जो परीक्षा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो पीसीएस की जो परीक्षा होती है, वो थोड़ा सा स्तर उसका थोड़ा सा अच्छा होता है और हमेशा से अच्छा रहा है। 1 आध 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप लगे रहिए। कहीं भी आप कर रहे हैं अच्छी बात है, वहां करिए, लेकिन देखिए कि प्रश्नों का स्तर इस तरह का होना चाहिए ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी गहराई में आपके जाके कर पाए। तो लगे रहिए बिंदास। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।